स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। टेस्ला की एंट्री भारत में होगी, ये लगभग अब तय हो चुका है। लेकिन क्या वो भारत में रिलायंस, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या उनके साथ मिलकर होने जा रही है? इससे जुड़ी जो खबर है ये आप देख सकते हो। एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी ऑन अ ड्राइव, टेस्ला लाइकली सीक्स जॉइंट वेंचर विथ रिलायंस फॉर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से एलॉन मस्क रिलायंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, और रिलायंस क्यों यहां पर टेस्ला के साथ जुड़ना चाहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ हम आखिरी में इस वीडियो में एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो है एक सर्वे को लेकर कि आखिरकार अभी भी अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पर लोग भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। देखिए, इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक न्यूज़पेपर है, आपने सुना होगा द हिंदू बिजनेस लाइन के बारे में। तो उसमें यह रिपोर्ट छपी है, बताया जा रहा है कि जो टेस्ला है, एलॉन मस्क की कंपनी है, वो भारत में जब एंट्री लेगी तो रिलायंस के साथ जुड़ सकती है, और इसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी भी ध्यान रखिएगा, ये अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। और आपको एक और चीज समझना है कि अगर मान लो कोई बाहर की कोई कंपनी भारत के अंदर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत में उसको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक बड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो आप सोच के देखिए, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का अगर सपोर्ट मिल जाएगा टेस्ला को, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा एक खबर आई थी, एमजी जो चाइनीज कंपनी है, जो एमजी की जो गाड़ियां बनती हैं, उन्होंने फाइनली कोलैबोरेट कर दिया है जेएसडब्ल्यू के साथ, जो जिंदल जो स्टील वर्क्स है उनके साथ कोलैबोरेट किया है, और वो लोग मिलकर गाड़ी को बनाएंगे। अदरवाइज उसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे थे, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी से सीखते हुए टेस्ला ने यह सोचा होगा कि अगर वो भारत में मुकेश अंबानी के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी आसानी हो जाएगा भारत के मार्केट में एंटर करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो देखो, अभी तक उनका कोई बड़ा विस्तार ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो क्रूड ऑयल रिफाइनरी वगैरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम गाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें शायद अभी आपको रिलायंस का प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीजें उन्होंने करने की कोशिश की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के लिए काफी बड़ा बेनिफिट हो सकता है, आप समझिए। और यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार रिलायंस क्या रोल प्ले कर सकता है। देखो, अभी के लिए बताया जा रहा है कि बातचीत चल रही है पिछले 1 महीने से रिलायंस और टेस्ला के बीच में, और अब जाकर इसके बारे में खबरें आई हैं। लेकिन रिलायंस यहां पर एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेगा उसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन हां, आप यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि मान लो बैटरी वगैरह का प्लांट सेटअप करना हुआ, इस तरह के लोकल प्रोक्योरमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिलायंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, अभी कुछ समय पहले सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लेकर आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। अब उसमें था क्या, सरकार ने यह कहा था कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आना चाहती है और वो चाहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंपोर्ट करे भारत में पहले और बेचे, तो उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी लगता है वो कितना है, लगभग 70% से 100% ड्यूटी लगता है। मान लो अगर टेस्ला की कोई गाड़ी है 40 लाख की और वो भारत में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो 40 लाख ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और इसका कॉस्ट 80 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में ये बोला कि अगर आप कमिट करते हो कि कम से कम $500 मिलियन अगर आप भारत में खर्च करोगे फैक्ट्री वगैरह बनाने में, तो हम क्या करेंगे कि शुरुआती दौर में जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट कराकर भारत में बेचना चाहते हो, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम 15% कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। तो वो भी आप अपना मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि टेस्ला भारत में लगभग $2 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक खर्च करने को रेडी है। तो इसमें क्या है कि सरकार ने एक और कंडीशन रखा है कि यहां पर 3 साल के अंदर अंदर आपका जो लोकल प्रोक्योरमेंट है वो कम से कम 25% हो जाना चाहिए। 25% का मतलब यह है कि अगर मान लो भारत में अगर वो कोई भी प्लांट सेटअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बाहर से ही आ जाए। कम से कम 25%
50% जो उसका कंपोनेंट होगा वो भारत का ही होगा। तो भारत का कंपोनेंट लेने के लिए जाहिर सी बात है उनको लोकल किसी कंपनी का सहायता लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यही एक रोल हो सकता है जहां पर रिलायंस प्ले कर सकता है टेस्ला के एक्सपेंशन में भारत के अंदर। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो टेस्ला के सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने 9 अप्रैल को यह बयान दिया था ट्विटर पर दैट इट विल बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर टेस्ला टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि भारत में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आ रहे हैं, और इसके लिए ऑलरेडी यहां पर जो लोकेशन होता है ना कि कहां पर प्लांट सेटअप किया जाएगा, उसको लेकर बातचीत जारी है, और इस महीने के एंड में कहां पर प्लांट सेटअप होगा वो ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकता है। मतलब अगर आप भारत का मैप देखोगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकता है, या फिर तमिलनाडु में भी। इसको लेकर फाइनली इस मंथ के एंड तक डिसीजन आ जाएगा, वो देखेंगे क्या होगा। इसका कारण ये भी है क्योंकि यहां पर ये पोर्ट वाले स्टेट्स हैं, तो यहां पर जो भी गाड़ियां भारत में बनेंगी तो ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां भारत में ही बिक जाएंगी। उसका बहुत सारा गाड़ी का जो एक्सपोर्ट है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भेजा जाएगा गाड़ी। तो उसकी वजह से भारत एक बहुत बड़ा हब बन सकता है टेस्ला के लिए। फिर इसके अलावा यहां तक बात है कि रिलायंस जो है उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ऐसा सच रोल नहीं है, लेकिन 2023 में रिलायंस ने क्या किया था, अशोक लेलैंड उनके साथ कोलैबोरेशन किया था। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो रास्तों में हाईवेज पर जब आप जाते हो तो जो ट्रकें चलती हैं उसमें अशोक लेलैंड की ट्रकें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर रिलायंस और अशोक लेलैंड ने कोलैबोरेट किया था ताकि भारत में जो इनॉग्रल हैवी ड्यूटी ट्रक पावर्ड हैं विच इज पावर्ड बाय हाइड्रोजन इंटरनल, जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके लिए जो पहली बार गाड़ी रिलीज की जाएगी, जो ट्रक रिलीज की जाएगी, उसमें रिलायंस और अशोक लेलैंड मिलकर इसको लेकर काम करेंगे। ऐसा उन्होंने कोलैबोरेट किया था पिछले साल। फिर इसके साथ साथ यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक और इंपॉर्टेंट चीज किया, वो ये है कि जो बैटरीज होती हैं, रिमूवेबल और स्वैपेबल बैटरीज वगैरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो भी आपका इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि रिलायंस पूरा का पूरा जो गाड़ी का मार्केट है, जो पूरा कार बनाकर ऐसा बेचने का काम नहीं करेगा, लेकिन गाड़ियों में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि रिलायंस ने अपने एजीएम में यह भी कहा था कि हम देश का सबसे बड़ा जो बैटरी वाला प्लांट है उसको भी सेटअप करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा पैसा ये लोग खर्च करना चाहते हैं। जामनगर के अंदर जो कि बहुत बड़ा प्लांट है, वहां पर पूरा ईवी बैटरी का प्लांट लग रहा है, गीगा फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा यहां पर टेस्ला को मिल सकता है, और दूसरी तरफ रिलायंस की भी जो एंट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो सकती है। तो ये तो बात हो गई टेस्ला और रिलायंस के बारे में, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि जिस तरह से ईवी का फैलाव हो रहा है देश के अंदर, तो क्या यहां पर लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली यहां पर एक सर्वे किया गया था, एक पल्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर पल्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है लोकल सर्कल्स। उन्होंने यहां पर सर्वे कंडक्ट किया था और उसमें यह कहा कि जितने भी लोग देश के अंदर इस साल गाड़ी खरीदेंगे, जो अभी इस साल आपका 4 व्हीलर खरीदेंगे देश के अंदर, उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं। तो उसमें पता चला कि सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रेडी हैं। और ये जो पूरा सर्वे है करीब 40,000 लोगों से पूछा गया था 319 डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही साथ इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी खरीदेंगे अगर उसका प्राइस 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के रेंज में आ जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यही चीज देखना होगा, क्योंकि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और टेस्ला ने कहा है कि जब वो भारत के अंदर आएगा तो सस्ता जो वर्जन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसको बनाकर वो बेचेगा भारत के अंदर, लेकिन वो समय बताएगा आखिरकार वो कितना होता है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो, पिछले साल की अगर हम बात करें, जो टोटल गाड़ियां बिकी थी उनकी संख्या 4 मिलियन पहुंची थी पहली बार। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। 4 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 40 लाख गाड़ियां भारत के अंदर बिकी थी। और उसमें से कितनी ऐसी गाड़ियां थी जो 4 व्हीलर्स थी, वो था 72,321 इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस बार अगर हम कंपेयर करें 2024 में, अगर इस बार भी मान लो टोटल गाड़ियों का सेल इतना ही होता है पिछले साल जितना, 4 मिलियन 40 लाख, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे 5% लोग भी अगर खरीद लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो यह संख्या पहुंच जाती है 2 लाख के आसपास। मतलब 40 लाख में से ऐसे होंगे लोग जो 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, उसमें से 2 लाख आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार अभी भी जो इंडियंस हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं परचेज करना चाहते। देखो, उनसे भी ये सर्वे में पूछा गया था, तो उसमें यह बताया गया 21% ने ये बोला नॉट एनफ इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन।
और उनके एरिया में हो सकता है, उनके शहर में बहुत सारा चार्जिंग स्टेशन ना हो। और आपको पता ही है कि अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपको जगह जगह एक पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी लोग रिलक्टेंट हैं। तो मे भी हो सकता है शायद टेस्ला के आने से ये सारी चीज़ें बदल जाएं, हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशन काफ़ी आसानी से मिल जाए। फिर इसके अलावा 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सच नॉलेज नहीं है। 7% लोगों ने बोला नॉट एनफ चॉइसेस ऑफ मॉडल्स, जो उनका बजट है उसमें प्रॉपर जो एक चॉइस मिलना चाहिए। जैसे नॉर्मल अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो बहुत सारे चॉइस मिल जाएंगे, चाहे आप 8 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की लेना चाहो, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे। लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको बहुत सारे चॉइसेस नहीं हैं। फिर 21% का कहीं ना कहीं ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी बहुत महंगा है रेगुलर कार्स के मुकाबले। तो इसीलिए क्या है कि भारत में लोग अभी भी उतना प्रेफर नहीं करना चाहते। हाँ, जो लोग प्रेफर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसका कई कारण है। जैसे एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह थोड़ा कम होता है। फिर इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कभी बैठे हो तो आपने देखा होगा उसमें आवाज़ होती ही नहीं है। मतलब हल्का फुल्का नॉइस होगा, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करो जो कंबस्शन इंजन होता है, पेट्रोल डीजल के व्हीकल होते हैं, उसमें काफ़ी आवाज़ होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको ऐसा आवाज़ नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कुछ कंफर्ट हैं जिसकी वजह से लोग इसको परचेज करना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि देखो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो महंगा है ना, और अगर आप उसको अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो बताया जाता है कि आपको हर दिन करीब करीब 46 किलोमीटर चलाना होगा 6 साल तक, तब जाकर कहीं ना कहीं आप उसका एक्चुअल जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा है, महंगा पे करके आप खरीद रहे हो, उससे सस्ते दाम पर आप अच्छा खासा खरीद सकते हैं जो नॉर्मल व्हीकल है। लेकिन यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि अगर आपका रनिंग अच्छा खासा है डेली बेसिस पर, तब आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरह से फायदेमंद होगा। तो एवरेज अगर आप कम्यूटर देखोगे भारत में अभी भी उसके पास उतना नहीं है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 31 मार्च को जो फेम स्कीम है सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करने के लिए, जो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला स्कीम लाई थी फेम 2, वो आपका एंड हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं 4 व्हीलर हर एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी और एक नई स्कीम लाई है 500 करोड़ की। देखो बहुत छोटी सी स्कीम है, 500 करोड़ की है, लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ 2 व्हीलर, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं और जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैं, उन्हीं के लिए स्कीम लाई गई है। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि 2 व्हीलर पर हम आपको 10,000 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, जो 3 व्हीलर है उस पर 25,000 तक हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें सरकार कर रही है। खैर, अब देखना होगा कि यहाँ पर टेस्ला अगर भारत में आता और अगर अंबानी जी के साथ जुड़ जाता है तो कितना उसका इंपैक्ट आएगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टू ऑल कंज्यूमर। मतलब कोई कंज्यूमर अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं और सरकार को वो प्रोवाइड करना ही होता है, तो उन गुड्स को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।